हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में एक मेजर रोल रखती है क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस को मैथमेटिकल रूल्स, मेथड्स और फॉर्मूलाज के साथ कनेक्ट करती है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को यानी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना सीखेंगे आज हम सिंपल अपने 5 स्टेप्स की हेल्प से। सिंपल 5 स्टेप जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए। साथ ही करने वाले हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, कुछ बेसिक टॉपिक्स के जो है आपके नंबर, एज, शेप्स, फ्रैक्शन और फिफ्थ आपका स्पीड। तो ये 5 टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स आज करने वाले हैं जो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कस किया था इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले टॉपिक्स और अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए एक बेस सेटअप किया था इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सिंपल एक वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, यानी गिवन सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल 5 स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे और ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो आपने पहले भी देखे होंगे, इनको ध्यान में रखिए जो हमको हेल्प करते हैं साइन कन्वेंशन में, यानी हम कहां पर कौन सा साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स पर चलते हैं। पहला स्टेप है आपका अंडरस्टैंड। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, सबसे जरूरी काम होता है उसको समझना। सपोज हमारे सामने गिवन पैराग्राफ लिखा हुआ है या फिर गिवन वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, हमें उसको समझना है। तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके पढ़ेंगे। ब्रेक करके यानी उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर समझेंगे ताकि हमें वो अच्छे से समझ आ जाए। और उसके लिए आप कोमा, एंड और फुल स्टॉप की हेल्प लेंगे उसको ब्रेक करके अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, एक बार हमको समझ में आ गई प्रॉब्लम, फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल 2 ऑब्जेक्ट्स को हमें फाइंड करना है जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है या फिर जो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे ये अननोन होंगे, यानी जो अननोन 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, पर्सन हो सकता है, स्पीड हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है, नंबर भी कोई हो सकता है। तो उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है जो अननोन हो, ठीक है, जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। अब उनमें से एक को हम क्या मान लेंगे, एक्स। लेट वन एज एक्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही मानो, हमेशा वाई भी मान सकते हो, लेकिन केवल हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे। लास्ट चैप्टर 3 में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में चेंज किया था, लेकिन डिफरेंस ये था वहां पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 वेरिएबल थे, एक्स और वाई। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, तो हम केवल एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे, फिर भले ही वो एक्स हो, वाई हो, या फिर जो आपको सही लगे। ठीक है, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को एक्स लेट कर लिया, अब एक्स हम उस ऑब्जेक्ट को भी लेट कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी जो अननोन चीज है, सिंपली सी बात है, हम उसे एक्स लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट वन एज एक्स, एक को एक्स मान लिया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, लेट सेकंड विद द हेल्प ऑफ एक्स। जैसे हमने इसको एक्स माना, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू भी हम लेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो एक्स की हेल्प से ही हम दूसरे वैल्यू की, दूसरे जो नंबर है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को लेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने एक बार लेट कर ली दोनों की वैल्यू, इन दोनों के बीच में आपको 2 रिलेशन मिलेंगे हमेशा। तो पहले रिलेशन से आपको इनकी वैल्यू लेट करनी है, एंड देन ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिलेशन बिटवीन देम। तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो लास्ट में हिंट दी होगी, उसको ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे, फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो पहला है आपका समझना उसे, 2 ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को एक्स की हेल्प से ही लेट करेंगे, और नेक्स्ट है फिर आपका उनके बीच का जो रिलेशन होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे, देन स्टैंडर्ड फॉर्म करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एक वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करते हुए, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं साइन को पुट करने के लिए। तो जब भी कभी आपको ऑफ या टाइम्स नजर आए, जैसे 20% ऑफ एक्स, ठीक है, तो वहां पर 20% ऑफ एक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा।
20% ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर राम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज यंगर ब्रदर, ठीक है। तो 3 टाइम्स यानी 3 इंटू एक्स, सपोज वो दूसरा बंदा एक्स है, ठीक है, तो 3 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब आपको आपसे कहा जाए ओल्डर, लार्जर, लेटर, फ्रॉम नाउ, टुगेदर, ग्रेटर, इन केसेस में आप प्लस का यूज करेंगे, और यंगर, स्मॉलर, अगो, ईयर्स अगो, और डिमिनिश, इस केस में आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, इन चीजों को नोट कीजिए और मूव करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक से, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो डिफिकल्ट लैंग्वेज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तो हम यहाँ पर करेंगे अलग से सॉल्व, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका नंबर, एज, ठीक है, शेप्स, फ्रैक्शन एंड स्पीड, तो ये 5 टॉपिक से रिलेटेड एक एक एग्जांपल हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मूव करते हैं पहले की तरफ, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज 224, फॉर्म द इक्वेशन 4, ठीक है। तो ये नंबर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैम इज 224। तो हमें समझ में आ गया, हमने एंड की हेल्प से ब्रेक किया कि पहले वही इसमें बोला है कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 2, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दैम इज 224, और उनका प्रोडक्ट गिवन है। तो हमारे समझ में आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स। तो 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सिंपली वो दोनों नंबर हैं जो हमें जिनकी वैल्यू में लेट करनी है, यानी जो दोनों अननोन है, ठीक है। अब एक को x लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब सेकंड को लेट करेंगे, सेकंड को लेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ x, यानी इसके साथ एक रिलेशन गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम सेकंड को लेट करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, तो डिफरेंस उनके बीच में गिवन है 2, तो डिफरेंस यानी या तो 2 इससे ज्यादा होगा या फिर 2 इससे कम, ठीक है। तो मैं x प्लस 2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला नंबर बड़ा हो गया। अगर मैं x माइनस 2 लिखता यानी 2 कम लिखता तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाता, ठीक है। तो 2 नंबर मेरे पास आए, मैंने अंडरस्टैंड किया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, एक को x लेट किया, दूसरे की वैल्यू मैंने लिखी x की हेल्प से। अब इनके बीच में जो, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमेशा 2 रिलेशन गिवन होंगे, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो हम ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन से और लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 224, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इनका प्रोडक्ट है 224, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 224 हो गया। दूसरा रिलेशन हमने नोट डाउन कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 224, ठीक है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS में हमारा 0 है, यानी सब कुछ इधर है, तो इसको भी इधर ले आते हैं। तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यानी हमारी जो इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है, तो हमें पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो गिवन हमें सिचुएशन थी उसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो सेकंड है आपका ए से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, फॉर्म इक्वेशन फॉर रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला हमारे समझ में आ गया, ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहले फुल स्टॉप गिवन है तो वहां तक पढ़ लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर यानी बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, और उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा अब से 3 साल बाद, 3 years from now यानी अब से बाद, जो 3 साल के बाद जो उनका एज का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 360, ठीक है। तो फॉर्म इक्वेशन फॉर रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। 2 ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रोहन की मदर की एज और रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है। लेट फर्स्ट एज x, तो यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें रोहन की एज के लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया। अब
सेकंड को फर्स्ट की हेल्प से एक्स की हेल्प से लेट करेंगे। तो जैसा मैंने बोला दो रिलेशन गिवन होंगे। पहला रिलेशन है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, और जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे थे, ओल्डर के केस में क्या होगा प्लस। सो मदर्स एज क्या होगी, मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी x प्लस ओल्डर, ठीक है, ओल्डर का मतलब प्लस 26 इयर्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो एक जनरल सी बात है भाई, अब से 3 साल बाद क्या होगी इनकी एज, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो रोहन की एज क्या होगी x प्लस 3, यानी अभी बताया था फ्रॉम नाउ यहां पर लिखा हुआ था, और मदर की एज क्या होगी x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, यानी x प्लस 29 ईयर्स। और लास्ट है आपका स्टेप ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिलेशन बिटवीन देम। तो गिवन है कि इनका जो 3 साल बाद जो इनका प्रोडक्ट होगा इनकी एज का वो होगा 360, तो यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना आपको मेरे से अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सिंपलीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360, ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सिंपलीफाई करेंगे और इक्वेशन आपके सामने होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और इस इक्वेशन को नोट कीजिए, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड पर, यानी थर्ड एग्जांपल है आपका शेप से रिलेटेड। शेप से रिलेटेड यानी शेप में आ जाते हैं आपके ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहली चीज जो इसके लिए चाहिए वो है आपकी बेसिक नॉलेज। तो आपको क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्राइंगल्स, इन सब चीजों की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो आप आराम से 9th क्लास तक तो आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter from equation to find other two sides, ठीक है। तो यहाँ पर एक गिवन है कि भाई द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी एक राइट ट्राइंगल की एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो एक राइट ट्राइंगल की जो हाइट है यानी जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 लेस है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फॉर्म इक्वेशन टू फाइंड अदर टू साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरा दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है। तो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे यहाँ पर, आपका एल्टीट्यूड और बेस। हाइपोटेन्यूज की भी बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन वो हमें गिवन है, उसकी वैल्यू हमें पता है, वो अननोन वैल्यू नहीं है, तो उसे लेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हमें पता चल गए, अब एक को लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो ऐसे केसेस में जब हमको दो या दो से ज्यादा चीजें फाइंड करनी हो तो उसमें जो आपको आसान लगे, यानी जिसमें कम दिमाग लगाना पड़े, उसको आप x लेट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लेट बेस इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन x। तो 7 लेस, मैंने बताया था लेस में क्या होगा, नेगेटिव यूज होगा, 7 लेस देन बेस, ठीक है। तो मैंने इसलिए बेस को x मान लिया क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई थी, यहां पर ज्यादा डिटेल दी हुई थी, ठीक है। तो अगर हम इसको x मानते तो ये इससे 7 कम होता, यानी ये बेस हमारा इससे 7 ज्यादा होता। तो अगर हम इसको x लेते तो ये हो जाता x प्लस 7, ठीक है। वो आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे आप उसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस है हमारा x और एल्टीट्यूड हमारा x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। तो आपको राइट ट्रायंगल के बारे में एक बात तो पता ही होगी, पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49
-2 × x × 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको मेरे से अच्छा आता है। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। 169 x² + x² हो जाएगा आपका 2x² + 49 -7 × 14x। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को एक साइड लाके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने होगी। जैसा कि मैंने बोला, आपकी बेसिक नॉलेज शेप्स की इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रेक्टेंगल के एरिया, पेरीमीटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, इन सब चीज की जो मतलब शेप्स की जो बेसिक नॉलेज है वो इसके लिए जरूरी है। तो वो चीजें ध्यान में रखना है इन क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। मूव करते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Form equation to find original fraction. ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो उसका जो न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से 3 कम है, 3 कम है। और अगर हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी उसका और जो पुरानी वाली फ्रैक्शन थी यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, उन दोनों का सम होगा 29/20। फॉर्म इक्वेशन टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी जो पहले वाली फ्रैक्शन थी उसको फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड यानी समझ लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वही दोनों अननोन है और वही दोनों में फाइंड करने हैं, तो उन्हीं को एक्स सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो आपको आसान लगे आप उसे एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई। न्यूमरेटर के लिए बोला हुआ है न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास। तो फ्रैक्शन क्या है हमारी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है, तो यानी x - 3/x। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू फ्रैक्शन के लिए एक बात बोली हुई है दैट 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी x - 3 + 2 होगा और यहाँ पर भी x + 2 होगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। तो जो हमारी नई फ्रैक्शन बनी है वो बनी है आपकी x - 1/x + 2। ठीक है, बन गई। अभी हमसे बोला है, जैसे मैंने बोला, हमने अंडरस्टैंड किया, 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किया, पहले को x माना, दूसरे को उसकी हेल्प से लेट किया, और नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द रिलेशन। तो बोला है हमसे, लास्ट में रिलेशन दिया हुआ है कि नई फ्रैक्शन और पुरानी फ्रैक्शन का जो सम है वो है 29/20। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x - 3/x प्लस x - 1/x + 2 इज इक्वल्स टू 29/20। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा आपका x × x + 2, उधर हो जाएगा आपका x + 2 × x - 3 प्लस x × x - 1 इज इक्वल्स टू 29/20। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर फंडा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम उधर भेज देंगे, 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार चेंज कर दिया तो इक्वेशन हमारी हमारे सामने होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। मूव करते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट एग्जाम्पल है आपका स्पीड से रिलेटेड, जो मैक्सिमम केसेस में बच्चों को टफ लगते हैं। ठीक है, तो स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके ट्रेन, बस, वॉकिंग, रनिंग और खास तौर पर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल पर चलते हैं हमारे। क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it take 3 hours to complete the journey, form equation for original average speed. ठीक है, तो स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन होगी
उस हिसाब से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में टाइम के हिसाब से हिंट दी होती है, तो टाइम के हिसाब से अगर इसे मॉडिफाई करेंगे तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि जो ट्रेन है वो 63 किलोमीटर ट्रेवल करता है एक एवरेज स्पीड के साथ। जो स्पीड हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यानी वही है मेरी अननोन टर्म है। तो सपोज x स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रही है, कितनी दूर, 63 किलोमीटर। देन उसने 72 किलोमीटर ट्रेवल किया एक स्पीड के साथ जो पहले वाली स्पीड के 2 ज्यादा थी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को समझा, 2 ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए कि भाई 2 ऑब्जेक्ट जो अननोन है, यानी वो 2 स्पीड्स है, पहले वाली और बाद वाली। ठीक है, तो हमने दोनों को x की हेल्प से लेट कर लिया। अब उनके बीच में जो रिलेशन, तो यहाँ पर बोला हुआ है हमसे कि जो टोटल जर्नी है वो 3 आवर में कंप्लीट हुई। ठीक है, तो समझो ये t1 में कंप्लीट हुआ डिस्टेंस और ये t2 में। ठीक है, तो स्पीड वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान के साथ करने होते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों चीज हमारे पास आ गई। हम यहां पर लिख सकते हैं लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये x हो गई, ये x प्लस 6 हो गई। अब t1 क्या होगा हमारा, यहाँ पर t1 होगा हमारा, इस केस में टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 63 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x। ठीक है, t2 क्या होगा, t2 के केस में डिस्टेंस हमारा 72 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस 6। ठीक है, तो अब क्योंकि टोटल टाइम कितना 3 आवर, तो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 3। तो ये जो है हमारी लास्ट में जो रिलेशन है वो है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला मैक्सिमम केसेस में आपको स्पीड वाले क्वेश्चंस में टाइम ही हिंट देगा। ठीक है, अगर स्पीड देती है तो स्पीड, डिस्टेंस देती है तो डिस्टेंस के हिसाब से हम अपने इस वाले सिंपल से फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो t1 हमारा 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। इसे हम लेके जैसे अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में किया था, x इंटू एक्स प्लस 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 63x प्लस 63 इंटू 6 प्लस 72x इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो नॉर्मल सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप आराम से कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वर्ड प्रॉब्लम से हम किसी अननोन चीज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे, तो वहां पर हम फाइंड कर सकते हैं कि इस एवरेज स्पीड की यानी जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने सीखा है कि कैसे हम एक वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। इन सिंपल 5 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, पहला आपका अंडरस्टैंड, तो भाई पहले समझेंगे, फिर 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को भी x की हेल्प से उसकी वैल्यू को लेट करेंगे और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको ऑब्जर्व करके लिखेंगे और फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इन सिंपल 5 स्टेप्स का ध्यान में रखना और आप हर तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास डाउट्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के या फिर इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डाउट है, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उन क्वेश्चंस की पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।